हेलो नमस्कार साथियों, आज हम खान सर के पॉकेट जीके बुक का लाइन बाय लाइन रिवीजन सीरीज में सेशन नंबर 5 को देखने वाले हैं, जिसमें 17 नंबर टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का भाग 2 देखेंगे, जो है नगरीय प्रशासनिक समिति वो उसके कार्य को देखेंगे। फिर 18 नंबर टॉपिक को देखेंगे, जिसमें मौर्योत्तर काल में है शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को देखेंगे। 19 नंबर टॉपिक है विदेशी आक्रमणकारी का भारत आक्रमण को देखेंगे, जिसमें होगा इंडो ग्रीक शक और वंश, शक वंश को देखेंगे, कुषाण वंश को देखेंगे और संगम काल में चेर वंश, चोल वंश और पांड्याय वंश को देखेंगे। अगर आपने 17 नंबर टॉपिक से पहले का टॉपिक नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट यूट्यूब के प्ले लिस्ट दरोगा बाबू में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम मौर्य साम्राज्य के भाग 2 को देखेंगे, जिसमें हम नगरीय प्रशासनिक समिति और उसके कार्य को देखने वाले हैं। तो चलिए नगरीय समिति व उसके कार्य को देखते हैं। तो प्रथम समिति है जो उद्योग और शिल्प के लिए है। प्रथम समिति है जो उद्योग और शिल्प का कार्य करती है। प्रथम समिति का कार्य क्या है? उद्योग शिल्पों के लिए है। द्वितीय समिति है विदेशी का देखभाल, विदेशी का देखभाल द्वितीय समिति। तृतीय समिति है जन्म मरण का जो रिकॉर्ड रखता है वो है तृतीय समिति। चतुर्थ समिति कह रहा है व्यापार वाणिज्य के लिए। कौन सा समिति था? चतुर्थ। पंचम समिति था वस्तुओं के विक्रय, वस्तु के विक्रय के लिए पंचम समिति था। छठी समिति था विक्रय कर, विक्रय पर जो कर लगाता था वो छठी समिति की देखरेख में लगाया जाता था। अब हम देखने वाले हैं इसे जुड़ा हुआ कुछ बात। तो विक्रय कर के रूप में मूल्य का क्या भाग लिया जाता था? 10वां भाग वसूला जाता था। एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार, एग्रोनोमाई जो था ना, मेगास्थनीज उसको बोलता है कि वो मार्ग निर्माण अधिकारी था। मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समिति में विभक्त था, पर एक समिति में 5 सदस्य थे। एक समिति में 5 सदस्य थे, ठीक है। ऐसा 6 गो समिति था सैन्य विभाग में। सैन्य प्रबंधन की देखरेख करने वाले अधिकारी अंतपाल कहलाते थे। सैन्य विभाग का देखभाल करने वाला अधिकारी कौन कहलाता था? तो अंतपाल कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़े अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख, कितना? 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। कितना था? 6 लाख पैदल सिपाही था, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी था, ठीक है। अब सैन्य समिति और उसके कार्य, सैन्य विभाग में 6 समिति था, तो उसका एक समिति मतलब एक 6 समिति था, तो 6 समिति का अलग अलग कार्य था। तो चलिए हम 6 समिति के कार्य को देखते हैं। तो एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ कार्य है। प्रथम समिति का कार्य है जल सेना का निरीक्षण करना, जल सेना का निरीक्षण प्रथम समिति। द्वितीय समिति यातायात एवं सरद सामग्री का निरीक्षण, रसद सामग्री का निरीक्षण करता था द्वितीय। यातायात और रसद सामग्री का निरीक्षण कौन करता था? द्वितीय समिति करता था। तृतीय समिति पैदल सेना का निरीक्षण करता था। चतुर्थ समिति अश्व सेना का निरीक्षण करता था। 5वां समिति जो है गज सेना का निरीक्षण करता था। छठा समिति है जो रथ सेना का निरीक्षण करता था। रथ सेना का निरीक्षण कौन करता था? छठा समिति करता था। आगे कह रहा है मेगा अस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला कह रहा है, पहला वर्ग है दार्शनिक, दूसरा है व्यापारिक, तीसरा है किसान, चौथा है कारीगर या चारवाह जो होता है ना, वो चौथा है। दोनों मतलब दोनों एक ही को कहा जाता है। 5वां है सैनिक, छठा है मंत्री व परामर्शदात्री और 7वां है गुप्तचर। पहला है दार्शनिक, दूसरा है व्यापारिक, तीसरा है किसान, चौथा है कारीगर चारवाह, 5वां है सैनिक, छठा है मंत्री व परामर्शदाता और 7वां है गुप्तचर। आगे हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर गूढ़ पुरुष को कहते थे। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। एक स्थान पर रहकर काम कर रहा है ना गुप्तचर का, तो उसको संस्था कहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण, घूम घूम कर कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। घूम घूम कर सूचना लाता था उसको संचार, और एक ही स्थान बैठे बैठे सूचना लाता था उसको संस्था कहते हैं। मौर्य शासन में पुरुषों का के साथ महिला अंगरक्षक भी, पुरुष था ही अंगरक्षक बॉडीगार्ड, लेकिन महिला भी थी। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एरियन ने गुप्तचरों को आवर तथा स्ट्रोबर ने इंस्पेक्टर कहा है। गुप्त एरियन है जो एक यूनानी दार्शनिक था, यूनानी था जो लेखक था, वो गुप्तचर को ओवरसियर कहा है। स्ट्रोबो ने इंस्पेक्टर से कहा है। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया है, जिसे महामात्य सर्प कहा गया है। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया है, जिसे महामात्य सर्प कहा है। समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। क्या था? वेश्यावृत्ति प्रचलित था। इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र रूप से अपने मन से वेश्यावृत्ति करती थी उसको रूपा जीवा कहा जाता था, कहलाता था। इस कार्य का
निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। गणिका अध्यक्ष एक था जो मतलब जो वेश्यावृत्ति करती थी उसका अध्यक्ष था, देखरेख करता था। निरीक्षण मतलब देखरेख करता था। संभ्रांत घर की स्त्री प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसा स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसा स्त्रियों को ऐसी जो मतलब घर के अंदर स्त्री रहती थी उसको क्या कहा है? अनिष्कासिनी कहा है। अनिष्कासिनी कहा है किसको? जो घर के अंदर स्त्री रहती थी उसको। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा तथा भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा। भगवत पुराण के अनुसार यह इसमें 10 राजा थे और वायु पुराण के अनुसार इसमें 9 राजा थे। और ये कितने साल तक मौर्य साम्राज्य रहा? तो 137 साल तक रहा मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्य लोगों का शासन 137 साल तक रहा। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी। 2 प्रकार का न्यायिक व्यवस्था था जिसमें धर्म स्थानीय व्यवस्था एवं कंटक शोधन न्यायालय थे। कंटक शोधन न्यायालय थे। राजुक क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज्य न्यायाधीश कहते थे। राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज्य न्यायाधीश कहते थे। आगे हम देखेंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी। मगध पर शुंग वंश की निधन। पुष्यमित्र ना बृहद्रथ को मार दिया। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसको बृहद्रथ, अंतिम राजा था ना बृहद्रथ था, जिसको किसने मार दिया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। और मगध पर नया राजवंश किसने स्थापित किया होगा? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही स्थापित किया उसको मारकर। अब हमारा 18 नंबर टॉपिक है मौर्योत्तर काल। 18 नंबर टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में किस किस का शासन रहा वो देखेंगे। तो पहला तो हो जाएगा शुंग वंश ने शासन किया, फिर कण्व वंश ने, फिर सातवाहन वंश ने, इंडो ग्रीक ने, शक वंश ने, कुषाण वंश ने, फिर संगम काल आया। 7वां नंबर पे है संगम काल। तो संगम काल में चेर कहीं था, कहीं चोल था और कहीं पांड्याय था, मतलब तीनों अलग अलग जगह में शासन कर रहा था। तो पहला जो मौर्योत्तर काल में पहला राजवंश था या वंश था वो शुंग वंश था, कण्व वंश था। उसके बाद तीसरा है सातवाहन, चौथा है ग्रीक इंडो ग्रीक और 5वां है शक वंश, छठा है कुषाण वंश, 7वां है शुंग काल, सॉरी 7वां है संगम काल जिसमें चेर चोल पांड्याय थे। अब हम देखिए शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश का कार्यकाल है 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व। एक शुंग वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व के आसपास का टाइम पीरियड है। बाणभट्ट की हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसके अनुसार? तो बाणभट्ट का बुक था हर्षचरित। बाणभट्ट ने किताब की रचना की थी हर्षचरित की, जिसमें बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य वंश का शासक था बृहद्रथ, उसका हत्या कर दिया और उसके बाद एक नया राजवंश का स्थापना किया जो शुंग वंश था। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग 184 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया था? 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। इसका ना राजधर्म जो था वो ब्राह्मण धर्म था, मतलब ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। जैसे अशोक न बौद्ध धर्म को मानते थे वैसे ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। आगे देखेंगे कि बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया। ये बौद्ध धर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र में कुकुट राम विहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया। कुकुट राम विहार था जिसको तोड़ने का प्रयास पुष्यमित्र शुंग ने किया। दिव्य बदान के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84 स्तूपों को तुड़वा दिया। 84,000 जो स्तूप बनवाया था अशोक ने, उसको भी तुड़वाया किसने? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने। ये किसने बताया है? तो दिव्य बदान ने बताया है। अब हम नोट में देखेंगे कि इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इसके पूर्वज मौर्य की सेवा में थे सेनापति के रूप में। इस वंश का उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में बता रहा है कि इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे। कहाँ के थे शुंग? तो उज्जैन प्रदेश के रहने वाले थे, जहाँ इसके पूर्वज, इसके दादा, पापा, दादा, परदादा, ये लोग मौर्य लोगों के सेनापति के रूप में कार्य करते थे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य चाहे अशोक के यहाँ इसके दादा चाहे कोई भी इसके दादा परदादा लोग सेनापति के रूप में कार्य करते थे। आगे देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। कितना? तो 2 अश्वमेध यज्ञ का, जिसकी पुष्टि कहाँ मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलती है। पतंजलि ने एक बुक लिखा था, उसमें मिलता है कि ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित बताया गया। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित बताया गया है। उसी ने पुष्यमित्र शुंग के दरबार में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। शुंग के समय में इंडो ग्रीक यवन शासक मिनांडर ने आक्रमण किया, जिसे पुष्यमित्र ने पराजित किया। मिनांडर इसी के टाइम में
आक्रमण किया था, हमला किया था। पुष्यमित्र शुंग के टाइम में ही मिनांडर नामक शासक ने, जो इंडो ग्रीक शासक था, यवन शासक था मिनांडर, उसने आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो पुष्यमित्र शुंग ने उसे पराजित किया। इसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। ये मिनांडर के आक्रमण का जानकारी कहाँ से मिलता है? गार्गी संहिता से मिलते हैं। पतंजलि के पुस्तक कौन कौन सा है? तो योग दर्शन है, योग सूत्र है, और महाभाष्य। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है। महाभाष्य नाम का पुस्तक है जो पाणिनि ने न लिखा था, एक पुस्तक अष्टाध्याय, उस पर टीका लिखा गया है, उसको महाभाष्य कहा गया है। तो 3 पुस्तक है पतंजलि के, कौन कौन था? तो योग दर्शन, योग सूत्र, योग से ही बना है, योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। अब भागभरत के बारे में पढ़ेंगे। 2 नंबर है भागभरत। तो भागभरत को देखेंगे, ये शुंग वंश का क्या शासक था? तो 9वां शासक था भागभरत। इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोल किडास का दूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस आया था किसके? भागभरत के दरबार में। किस इंडो ग्रीक शासक था एंटियोल किडास था, जिसका एक दूत था, राजदूत बोले तो हेलियोडोरस था। वो भागभरत के दरबार में आया था। इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। इसने किस धर्म को? हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था। हेलियोडोरस ने विदिशा के बेस नगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया था। विदिशा के बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ का स्थापित किसने कराया था? तो हेलियोडोरस। अक्सर पूछा जाता है हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो भागभरत के दरबार में आया था। देवभूति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देवभूति ये कौन था? तो देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। क्या था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। इसी के समय में शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। इस शुंग वंश की राजधानी विदिशा को बनाया गया था? तो देवभूति के शासन काल में बनाया गया था। सांची स्तूप का विस्तार भी इसी के समय में हुआ था। सांची स्तूप का विस्तार भी इसी के समय में हुआ था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दिया। वासुमित्र कण्व ने इसका हत्या कर दिया था। किसका? देवभूति का। अब हम आगे देखते हैं नोट को। तो नोट में है कि कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कण्व था। अब हम कण्व वंश के बारे में तो इतना ही दिया है कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा थे। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। अब हम सातवाहन वंश को देखेंगे। सातवाहन वंश में है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सिमुक है। 30 ईस्वी पूर्व में इसने सातवाहन वंश की स्थापना किया। 30 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश स्थापित किया। सुशर्मा की हत्या करके कण्व राजा था सुशर्मा, जिसकी हत्या करके सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव किसने रखा? तो सिमुक ने रखा। यह एक मातृसत्तात्मक समाज था। सातवाहन वंश कैसा समाज था? तो मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन है। नाम के आगे ना, क्योंकि इसमें राजा के नाम के आगे उसकी माता का नाम लगता था, इसीलिए ये मातृसत्तात्मक समाज कहा गया है। सातवाहन की अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित। सातवाहन ने अपना राजधानी किसको बनाया था? तो प्रतिष्ठान को बनाया था। आगे हम देखेंगे सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था, जिसकी राजधानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था, जिसकी जानकारी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। अब है गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने की थी। यह प्राकृतिक भाषा का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया है? तो हाल सातवाहन का राजा था। सातवाहन नरेश था, एक नरेश था हाल नाम का, उसने इस पुस्तक का रचना किया था। किसका? तो गाथा सप्तशती की रचना हाल ने किया था, जो कौन से भाषा में था? तो प्राकृतिक भाषा में था। आगे हम देखेंगे सातवाहन नरेश हाल साहित्य एवं कवि भी थे। हाल क्या था? तो साहित्यकार था और कवि भी था। सातवाहन शासक के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य भी थे। गुणाढ्य भी इसी के समय में था। इन्होंने बृहत कथा की रचना की। सातवाहन शासक के समय में प्रसिद्ध जो साहित्यकार था गुणाढ्य था, जिसने कौन सा कथा का रचना किया है? तो बृहत कथा का। सातवाहन वंश का महानतम शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी है। अभी देखिए, गौतमी मतलब इसकी माता का नाम लगा है, फिर सातकर्णी है जो इसका नाम है। तो ये हुआ कि मातृसत्तात्मक समाज का उदाहरण हुआ, एग्जाम्पल हुआ। तो सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बेनुकटक स्वामी की उपाधि धारण किया। बेनुकटक स्वामी की उपाधि किसने धारण किया था? तो बेनुकटक स्वामी की उपाधि धारण किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है। सातवाहन का अधिकतम शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन ने अधिकांशतः कौन सा सिक्का चलाया था? तो शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन शीशे का आयात रोम से करते थे, और सिक्का जो बनता था तो शीशा कहाँ से आता था? शीशा का सिक्का तो सबसे ज्यादा सातवाहन ने चलाया, तो शीशा कहीं से तो आता था होगा, तो ये रोम से मंगाया जाता था। आगे हम देखेंगे कि सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कासार्पण कहा जाता था। ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन ने किया। सातवाहन को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। आंध्र भृत्य कहा गया। सातवाहन को पुराण में क्या कहा गया? आंध्र भृत्य। सातवाहन ने
अमरावती नागार्जुनकोंडा के स्तूप का निर्माण कराया है। सातवाहन किस किस स्तूप का निर्माण कराया है? तो अमरावती और कहाँ का? तो नागार्जुनकोंडा के स्तूप का निर्माण कराया। अजंता एवं एलोरा गुफा का निर्माण तथा कालय के चैत्य का निर्माण करवाया है। क्या क्या करवाया है? तो अमरावती नागार्जुनकोंडा के स्तूप का निर्माण कराया है, अजंता एवं एलोरा की गुफा का निर्माण कराया है, काले का चैत्य का निर्माण भी सातवाहन ने करवाया है। आगे हम देखेंगे, आगे है सातवाहन वंश के शासक को दक्षिणाधिपति इसके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापद कहा जाता है। सातवाहन के राजा को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणाधिपति कहा जाता है। दक्षिणाधिपति कहा जाता है। इसके द्वारा शासित प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणापद कहा जाता है, इसके द्वारा शासित प्रदेश को। आगे हम देखेंगे कि यज्ञश्री सातकर्णी इसी वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इस वंश का सबसे लास्ट शासक कौन था? तो यज्ञश्री सातकर्णी था। इसके सिक्के पर जहाज का चित्र मिलता है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर किसका चित्र मिलता है? तो ये जहाज का चित्र मिलता है। अब हम 19 नंबर टॉपिक को देखने वाले हैं। 19 नंबर टॉपिक है विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। अब विदेशी आक्रमणकारी था जो भारत में आया, कैसे किस क्रम में, उसको हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आया है इंडो ग्रीक आया है। विदेशी आक्रमणकारी का भारत पर आक्रमण करने का क्रम हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण है। सबसे पहले कौन आया है भारत पर आक्रमण करने? तो हिंद यूनानी आया, फिर हिंद यूनानी, फिर पल्लव शक आया है, फिर पल्लव आया है, फिर कुषाण आया है। हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण विदेशी जो आक्रमण करने आया है, इस क्रम में आया है। चलिए तो अब हम देखेंगे बैक्टीरिया के शासक का इतिहास उसके सिक्के के आधार पर लिखा गया है। बैक्टीरिया के शासक का इतिहास किसके आधार पर लिखा गया है? तो सिक्कों के आधार से लिखा गया है। यूनानी वंश को दो शाखा थी। यूनानी वंश की दो शाखा थी। पहला था यूथेमेट्स और यूक्रेटाइड्स था, यूथेमेट्स था। एक नंबर है यूथेमेट्स और यूक्रेटाइड्स, दूसरा नंबर है। यूथेमेट्स शाखा के संस्थापक कौन थे? तो डेमेट्रियस थे। डेमेट्रियस कौन थे? यूथेमेट्स शाखा के संस्थापक कौन थे? तो डेमेट्रियस थे। यह प्राचीन शाखा है। इसकी राजधानी साकल का सयालकोट थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो सयालकोट थी। डेमेट्रियस ने अपनी पति की स्मृति में यूथिडेमिया नामक नगर बसाया। डेमेट्रियस ने अपने पति की स्मृति में कौन सा नगर बसाया था? यूथिडेमिया नगर बसाया था। ठीक है। मिलिंद पन्हो के बारे में आप देखेंगे। नामक ग्रंथ ने मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संकलन है। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ है जो मिनांडर और बौद्ध भिक्षु था, जो नागसेन के बीच वार्तालाप का संकलन है। इसमें न मेन तो बता सकते हैं कि मिलिंद बौद्ध भिक्षु था जो नागसेन, उससे क्वेश्चन किया और नागसेन ने जो उसके प्रश्न का उत्तर दिया। यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोत में एशिया का संरक्षक कहा गया है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी किया। किसने जारी किया था सोने का सिक्का? तो यूनानियों ने। सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी को यूनानी ने शुरू किया। सिक्का पर राजा का चित्र और सिक्का पर उसका डेट लिखने की कला यूनानी ने सिखाया। यूनानी ने भी भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसमें बाद में गंधार शैली का रूप लिया। हेलेनिस्टिक कला को ही गंधार शैली कहते हैं। पहले यूनानी ने भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, फिर बाद में ये भारत में क्या बन गया? गंधार शैली के रूप ले लिया। अब आगे हम नोट देखेंगे कि गार्गी संहिता के अनुसार, गार्गी संहिता एक पुस्तक है, उनके अनुसार भारत ज्योतिषी शास्त्र के लिए हमेशा यूनान का ऋणी रहेगा। भारत का ज्योतिषी शास्त्र नहीं है, ज्योतिषी विद्या किसकी देन है? तो यूनान का दिन है, इसीलिए भारत उसका यूनान का ऋणी रहेगा। सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ। सप्ताह का प्रचलन भी यूनान का ही दिन है। भारतीय नाटक कला मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानी का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। भारतीय नाटक मतलब भारतीय नाटकों का यूनान का प्रभाव पड़ा। भारतीय नाटकों पर भी यूनान का प्रभाव पड़ा और विकास हुआ। रंगमंच के पर्दे को, रंगमंच पर जो पर्दा होता है उसका क्या कहते थे? तो यवनिका कहा जाता है। रंगमंच पे जो पर्दा होता है उसको यवनिका कहा जाता है। यूनान भारतीय मसालों से भी परिचित। यूनानी है ना, वो भारतीय मसालों से भी मतलब जानकार है भारतीय मसालों का। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता है। काला मिर्च होता है ब्लैक चिली, उसको ना यवन प्रिय कहा जाता है। आगे हम देखेंगे शक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम शक को देखेंगे, शक को देखने वाले हैं। तो चलिए शक को देखते हैं। भारत में यूनानी के बाद शक आए। यूनानी के बाद कौन आए? तो शक आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए। शक चारागाह की खोज में भारत आए। भारतीय साहित्य में इन्हें सिथियन कहा जाता है। शक को क्या कहा जाता है भारतीय इतिहास में? तो सिथियन कहा जाता है। चीनी साहित्य में शकों को साइवांग कहा गया है। साई या ताइवांग किसे कहा गया है? शक को ही, लेकिन किस में? तो चीनी साहित्य में। और भारतीय साहित्य में सिथियन कहा गया है शक को। ठीक है। डेरियस के नक्शे रुस्तम
डेरियस के नक्शे ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। शक का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो डेरियस का एक था ना अभिलेख, नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम में शकों का उल्लेख मिलता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक को 58 ईस्वी पूर्व में पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में उज्जैन का एक राजा था, स्थानीय राजा, उसने क्या का उपाधि धारण किया था? तो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। शक ने भारत में सत्ता के 5 केंद्रों की स्थापना किया। शासन का 5 केंद्र को स्थापित किसने किया था? शक ने 5 केंद्र स्थापित। आगे देखते हैं कि शकों का सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन प्रथम था। यह संस्कृत प्रेमी था। चांदी के सिक्के शक शासक की विशेषता है। चांदी के सिक्के शक शासक की विशेषता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में एक नए संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। शकों के पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। भारत में पहला पल्लव शासक माउस 90 ईस्वी पूर्व से 70 ईस्वी पूर्व था। पल्लवों का मूल स्थान ईरान में था। पल्लव का मूल स्थान कहाँ था? तो ईरान में था। अब हम कुषाण के बारे में देखेंगे, तो चलिए कुषाण को देखते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? पुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में किया। पुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश का स्थापना किया कब? 15 ईस्वी में। चीनी स्रोत के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले के से थे। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण कहाँ से थे? तो यूची कबीले से थे। पुजुल कडफिसेस के बाद बीम कडफिसेस राजा बने तथा इन्होंने क्या किया? सोने व तांबे के सिक्के जारी किया। सोना और तांबा का सिक्का किसने जारी किया था? तो भीम कडफिसेस ने जारी किया। भीम कडफिसेस शिव के अनुयायी था। इसके सिक्के पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ हुआ। 78 ईस्वी में ही शक संवत आरंभ भी हुआ। अब हम आगे देखेंगे, कनिष्क की राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर पेशावर था। कहाँ था? तो पुरुषपुर या पेशावर था। आगे हम देखने वाले हैं कि कलहन के रजत तरंगनी था के अनुसार कश्मीर पर आक्रमण किया एवं वहां कनिष्कपुर नामक शहर बनाया। कलहन एगो मतलब लेखक था, उसके अनुसार कनिष्क न कश्मीर पर सबसे पहले तो आक्रमण किया और वहां पर एक कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। इसने चौथी बौद्ध संगति इसी के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। इसी के टाइम में बौद्ध विद्वानों की अध्यक्षता में हुआ था। कौन? बौद्ध संगति हुआ था। चौथी बौद्ध संगति हुआ था। कनिष्क के सिक्के ईरानी व यूनानी भाषा में थे। कनिष्क का जो सिक्का चलाया था वो ईरानी व यूनानी भाषा का था। कनिष्क का सिक्का। आगे हम देखेंगे कुषाणों के सिक्के में सर्वाधिक सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिसमें शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उदय सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण ने जारी किया। अब है कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। अश्वघोष किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में रहता यह था। यह कनिष्क के राज कवि था। अश्वघोष बुद्ध चरित्र सूत्रालंकार की रचना की। तो अश्वघोष ने 2 पुस्तक बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की रचना की थी। द्वैत शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया। द्वैत शासन की अवधारणा कुषाण वंश की देन है। कनिष्क भारत का प्रथम शासक था जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। बुद्ध की आकृति का सिक्का किसने जारी किया था? तो कनिष्क ने जारी किया था। भारत का कांट मिल्टन या वाल्टेयर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है। अश्वघोष को क्या क्या नाम से? तो कांट, मिल्टन और वाल्टेयर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है। भारत में गंधार शैली का प्रचलन कुषाण वंश ने किया। इसे इंडो ग्रीक शैली के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र थे। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन कौन कौन था? नागार्जुन था, अश्वघोष था और वसुमित्र थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा तथा नागार्जुन एक दार्शनिक भी थे और शून्यवाद का प्रतिपादक था। शून्यवाद का नागार्जुन प्रतिपादक था, दार्शनिक भी था और माध्यमिक सूत्र किसने लिखा था? नागार्जुन ने लिखा था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को आइंस्टीन भी कहा जाता है। कनिष्क का राजवेद चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो चरक संहिता को कहते हैं। आगे हम देखेंगे विभाषा शास्त्र की रचना वासुमित्र ने और बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विभाषा शास्त्र को कहा जाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश। और वासुमित्र को विभाषा शास्त्र का रचनाकार मतलब लेखक कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु कब हो गया था? तो 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव शैव धर्म का अनुयायी था। अंतिम शासक कौन हो गया कुषाण वंश का? तो वासुदेव हो गया। यह शैव धर्म का अनुयायी था। आगे हम देखेंगे कि कनिष्क ने तक्षशिला में
सरीकप नगर की स्थापना किया। सरीकप नगर का सिरकप नगर का स्थापना किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कुषाणों के मृत शासक जो है, मर गए राजा है, उसकी मूर्ति को मंदिर में रखा जाता है। ठीक है। कुषाण साम्राज्य में मार्ग पर सुरक्षा प्रबंध था जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासक सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग पर सबसे ज्यादा अच्छा से नियंत्रण किसने रखा था? तो कुषाण ने रखा था। और कुषाण साम्राज्य में मार्ग पर सुरक्षा का प्रबंध था। ठीक है। अब हम देखेंगे रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? तो कनिष्क ने करवाया था रेशम मार्ग का आरंभ। इस समय में वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ। वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति का निर्माण गंधार कला के अंतर्गत हुआ। मूर्ति का निर्माण किस कला के अंतर्गत? गंधार कला के। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। तक्षशिला जो शहर था वो किसके लिए? तो गंधार कला के लिए प्रसिद्ध था। कनिष्क के काल में मथुरा शैली का विकास हुआ। मथुरा संग्रहालय में कनिष्क कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो मथुरा संग्रहालय में कनिष्क काल की ज्यादा से ज्यादा मूर्तियों का संग्रह है। भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। कहाँ से? तो इथोपिया से हाथी का दांत आता था और सोना आता था। ठीक है। अब हम संगम युग को देखेंगे। तो संगम युग को शुरू करते हैं। संगम का शाब्दिक अर्थ है साहित्यकारों की सभा, परिषद या संघ मंडली, मतलब साहित्यकारों की ग्रुप जो मतलब डिस्कस करता है किसी बात पे, उसी के टाइप से हुआ। इसका समय काल पहले से तीसरी शताब्दी है। पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में कब हुआ? संगम युग है। इसका टाइम पीरियड, संगम युग का टाइम पीरियड है पहली से तीसरी शताब्दी के बीच का। रामशरण शर्मा के अनुसार संगम काल तीसरी से छठी शताब्दी है। तो रामशरण शर्मा के अनुसार संगम युग का टाइम पीरियड कब से कब है? तो तीसरा से छठा शताब्दी के बीच में है। अब तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से संगम का आयोजन किया जाता था। तमिल साहित्य में जितना भी लेखक अपना रचना करता था उसका संकलन करने के लिए ही संगमों का आयोजन किया जाता था। पांड्याई शासक के संरक्षण में कुल 3 संगम का आयोजन हुआ। पांड्याई शासक के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ है। अब हम उस नोट को देखने वाले हैं। तो नोट में है संगम साहित्य में हमें सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राज्य पांड्याई, चोल तथा चेर के उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। दक्षिण में 3 राज्य था। कौन कौन सा? तो पांड्याई, चोल, चेर था। का विकास के बारे में पता चलता है संगम साहित्य से। प्रथम संगम का स्थान कहाँ है? तो मदुरई है। मदुरई है। ठीक है। प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन है? तो ऋषि अगस्त है। कौन है अध्यक्ष प्रथम संगम का? तो ऋषि अगस्त है। अब है कि 89 पांड्याई राजाओं का संरक्षण भाग लेने वाले 549 संस्था और 7 कवि, 4499 लेखक। ठीक है। कौन कौन ने भाग लिया? पांड्याई कितना राजा था? तो 89 राजा का संरक्षण था उस संगम का आयोजन में, और 549 संस्था था, 7 कवि था और 4499 लेखक था। इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती। इस संगम का कोई भी पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ। अगस्त ऋषि एवं ब्राह्मण कैंडिन्य को वैदिक परंपरा आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय है। अगस्त ऋषि या ब्राह्मण कैंडिन्य है जो वैदिक परंपरा को दक्षिण भारत ले गया है। द्वितीय संगम स्थान कहाँ है? द्वितीय संगम का स्थान है कपाटपुरम, वर्तमान में अलबई, जो समुद्र में विलीन हो चुका है। समुद्र में मतलब पानी उसमें उस जगह पे भरा हुआ है। इस संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो इस संगम के भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि है। प्रथम संगम के भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि है। इसकी मृत्यु हो गया द्वितीय संगम के दौरान ही इसकी मृत्यु हो गया। और उसके बाद तोलकापियर कार्यकारी अध्यक्ष बना। तोलकापियर है जो इसके मतलब अगस्त ऋषि की मृत्यु के बाद तोलकापियर इसके अध्यक्ष बने। इसमें 59 राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य और 3700 कवि। यह 3700 वर्षों तक चला। दूसरा संगम 3700 वर्षों तक चला। 3700 कवि ने भाग लिया और 49 अकादमी ने भाग लिया और 59 राजाओं का संरक्षण में दूसरा संगम का आयोजन हुआ था। अब यह ग्रंथ तोलकापियम की रचना तोलकापियर ने की, जो एक तमिल व्याकरण की प्राचीन ग्रंथ है। तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकापियम है। इसके 3 भाग हैं। इलूथ वर्ण विचार। इलूथ क्या है? वर्ण विचार है। सोल है वाक्य विचार और पारुल है वस्तु। इसका 3 भाग है। तोलकापियम का 3 भाग है। इलूथ वर्ण विचार, सोल वाक्य विचार और पारुल वस्तु। तृतीय संगम का स्थान कहाँ है? उत्तरी मदुरई है। उत्तरी मदुरई में तृतीय संगम का आयोजन हुआ है और इसके अध्यक्षता नकीर ने किया था। तृतीय संगम का अध्यक्ष था। इसमें 49 पांड्याई राजा और 49 संस्था और 449 कवि ने भाग लिया था। और ये 1850 ईस्वी तक चला। 1850 ईस्वी तक कौन सा संगम चला है? तो तृतीय संगम 1850 ईस्वी तक चला है। इसमें 49 पांड्याई राजा का संरक्षण था, 49 संस्था ने भाग लिया और 449 कवि इसमें भाग लेता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नकीर थे। कौन थे? तो नकीर थे। अब 1850 ईस्वी तक चला कौन सा संगम? तो तृतीय संगम चला था। इस संगम की पुस्तक कौन कौन सा है? तो बरी है, बेरिसई है और पदितुपुत है और परिपादल है आदि है। इस संगम की 3-4 पुस्तक प्रमुख है। बरी है, बेरिसई है, पदितुपुत है और परिपादल है।
और तृतीय संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों संप्रदाय के लोग भाग लेते थे। तो तृतीय संगम में ना कौन कौन लोगों ने भाग लिया था? जैन ने लिया था, बौद्ध ने लिया था, हिंदू, ये तीनों लोगों ने भाग लिया था। हम तमिल साहित्य के पुस्तकों के बारे में देखेंगे और लेखक के बारे में देखेंगे। तो तमिल साहित्य का एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक है। तो इलांगो आडिगल लेखक की पुस्तक का नाम है शिल्पाधिकारम, जो किसके बारे में है? तो पायल, ये नुपुर की कहानी है, जो पायल की कहानी है। इसमें कितना सर्ग है? तो 30 सर्ग है। इसमें कावेरी पट्टनम के केवलन है और उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन कहाँ है? तो शिल्पाधिकारम में है, जिसके लेखक कौन है? तो इलांगो आडिगल है। सिथलाई सतनार है, जो बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ये एक व्यापारी है। मणि मेकले इसकी पुस्तक है, सिथलाई सतनार की पुस्तक है मणि मेकले। और इसमें मणि माधवी और केवलन की पुत्री है, माधवी और केवलन की पुत्री है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन और मणि मेकले की प्रेम कहानी वर्णित है। किसकी प्रेम कहानी वर्णित है? तो उदय कुमारन और मणि मेकले की प्रेम कहानी वर्णित है। अब अगला है लेखक, क्या है अगला लेखक? तीसरा नंबर लेखक है तिरुतकदेवर। तिरुतकदेवर जो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन भिक्षु था तिरुतकदेवर, जिसकी पुस्तक है जीवक चिंतामणि, जिसकी पुस्तक का नाम है जीवक चिंतामणि। जीवक ने 8 विवाह किया था, जीवक चिंतामणि में जीवक ने 8 विवाह किया था और अंत में साधु बन गया था। 8 विवाह करने के बाद ये साधु बन गया। इसे विवाह ग्रंथ किसको बोलते हैं? तो जीवक चिंतामणि को बोलते हैं। अब विवाह ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो तिरुतकदेवर ने किया था। अब चौथा नंबर है कि चौथा नंबर लेखक है तिरुवल्लुवर की पुस्तक का नाम क्या है? तो तिरुकुरल है, तिरुवल्लुवर की पुस्तक का नाम है तिरुकुलर। अब 5वां नंबर लेखक है तोल्कापियर की पुस्तक का नाम है तोल्कापियर की पुस्तक का क्या नाम है? तो तोल्कापियम है। रुद्र शर्मन 6वां नंबर लेखक है रुद्र शर्मन, इसका पुस्तक का नाम है अहना नुरू, इसकी पुस्तक का नाम है, रुद्र शर्मन की पुस्तक का नाम है अहना नुरू। और फिर से तिरुवल्लुवर की पुस्तक का नाम, तिरुवल्लुवरम की पुस्तक का नाम है कुराल। तिरुवल्लुवर की पुस्तक का नाम फिर से आया है कुराल। यह एक तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। कुराल है जो तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। इसमें विषय त्रिवर्ग, इसके विषय है त्रिवर्ग, आचरण शास्त्र है, राजनीति है और अर्थशास्त्र, जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। आधारभूत तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? तो कुराल है। 7 पुस्तक है जो तमिल संगम साहित्य का पुस्तक है, जो 7 है और उसके लेखक को हमने देख लिया। अब हम नोट को देखते हैं। संगम साहित्य के काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, अक्कम और पूरम। संगम साहित्य के काव्यों को 2 भागों में, किताब को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? अक्कम और पूरम। अक्कम काव्य मूल विषय प्रेम प्रसंग है। अक्कम में जो विषय है, अक्कम का विषय क्या है? प्रेम प्रसंग है। जबकि पूरम काव्य का विषय युद्ध है। पूरम का विषय है युद्ध और अक्कम का विषय क्या है? तो प्रेम प्रसंग है। संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के 3 राज्यों संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के 3 राज्य है। कौन कौन सा? तो चेर है, चोल है, पांड्याय का उल्लेख प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम में चेर, उत्तर पूर्व में चोल और दक्षिण पूर्व में कौन था? तो पांड्याय राज्य स्थित था। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। इसने एक बड़ी पाकशाला का निर्माण करवाया। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। इसने एक बड़ा पाकशाला का निर्माण कराया। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा का भोज करवाया। महाभारत में जिस योद्धा ने भाग लिया था उसका भी भोज करवाया। नेदुल जेरेल ने मरंदई को अपनी राजधानी बनाया। नेदुल जेरंदई ने मरंदई को अपनी राजधानी बनाया। अनेक यवन व्यापारियों को कैद कर लिया। अनेक यवन व्यापारी जो आते थे व्यापार करने के लिए, उनको कैद कर लिया और बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल किया। बहुत सारा धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल किया। सेनगुटवन को लाल चेर भी कहा जाता है। इसने अधिराज की उपाधि ग्रहण किया। किल्ली वल्लावन और सिमंबी दास जैसे नाम से प्रसिद्ध चोल राज पूर्वी तमिल में पेन्नार तथा बेलूरी नदी के मध्य स्थित है। तमिलनाडु में कौन कौन से? तो कल्ली बलावन और सिमंबी दास नामक राज्य है जो तमिल राज्य में है। ये पेन्नारी और बेलूर नदी के मध्य। संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज्य था। चोल सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। चोल का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल की राजधानी कहाँ है? तो उड़ैयूरपुर तंजावुर है। उड़ैयूर को ही तंजावुर बोलते हैं। करिकाल चोल शासक में सबसे महान शासक था। इसका शाब्दिक अर्थ है जले हुए पैरों वाला। चोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जले हुए पैरों वाला। इसने चोल का तटीय राजधानी आधुनिक कावेरी पत्तनम को स्थापना तथा उसके कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। तो इसने चोल की तटीय राजधानी आधुनिक कहाँ रखा? तो कावेरीपट्टनम पुहार में को स्थापना किया तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। करिकाल के पेरुनद्दुपादे ग्रंथ में संगीत का सप्त स्वर का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल को सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल
वैदिक धर्म का अनुयायी था। कलिकाल किसका अनुयायी था? वैदिक धर्म का अनुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्याय का उल्लेख किया। मेगास्थनीज ने ही सबसे पहले पांड्याय का उल्लेख किया है। अब कह रहा मेगास्थनीज के अनुसार पांड्याय राज्य का हेराकल की पुत्री का शासन था। पांड्याय राज्य पर किसका शासन था? तो हेराकल की पुत्री का शासन था। वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्याय राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्याय राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी, तथा इसका प्रतीक चिन्ह था कार्प, मछली था। पांड्याय राज्य का प्रतीक चिन्ह था कार्प, मछली था। और पांड्यायों का उल्लेख रामायण महाभारत काल में भी मिलता है। पांड्याय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रामायण महाभारत में भी मिलता है। बेगी नदी पांड्याय के जीवन रेखा थी। बेगी नदी से ही पांड्याय का जीवन यापन का कार्यक्रम किया जाता था। यानी कहने का अर्थ कि पानी लोग पांड्याय के लोग पानी कहाँ से पीते थे? पानी का साधन बेगी नदी था। संगम काल की प्रमुख फसलें क्या क्या था? तो गन्ना था, धान था, रागी था। गन्ना, धान, रागी था। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। खाने वाला सबसे मुख्य खाने वाला जो फसल था वो चावल था संगम काल में। संगम काल की राजधानी में एक राजसभा होता था। क्या होता था? मतलब मीटिंग टाइप होता था, जिसमें नालबई कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? नालबई कहा जाता था, जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार, प्रजा के प्रॉब्लम पर विचार किया जाता था। राजाओं का सर्वोच्च न्यायालय राजसभा, राजा की सभा मनरम होता था। मनरम में राजा का सर्वोच्च न्यायालय क्या? सर्वोच्च न्यायालय का नाम था मनरम। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरू नल कहते थे। राजा का जन्म दिवस को क्या कहते थे? तो पेरू नल कहते थे। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर आप चोरी करेंगे या व्यभिचार करेंगे तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। झूठी गवाही देने वाले की जीभ काट ली जाती थी। झूठा गवाही देंगे तो जीभ काट लिया जाएगा। भूमि कर राजस्व का प्रमुख साधन था। भूमि कर राजस्व का प्रमुख साधन था, मतलब राजस्व मतलब राज्य का टैक्स जो होता है उसका साधन था। भू राजस्व दर उत्पादन का 1/6 था। और जितना उत्पादन होगा उसका 1/6 भाग देना पड़ेगा आपको। राजस्व से संबंधित शब्दावली है। राजस्व मतलब टैक्स से संबंधित शब्दावली है जिसको हम देखने वाले हैं। तो कड़मे या पांडु है। कड़मे या पांडु है तो राजा को अदा की जाने वाली भूकर है। राजा को देने वाला भूकर है। माया बेल्ली है भूमि की 2 प्रसिद्ध माप। भूमि का 2 प्रसिद्ध माप है माया बेल्ली। उल्गु या संगम, चुंगी एवं सीमा शुल्क को उल्गु या संगम कहते हैं। इखई अतिरिक्त या जब रण वसूल की जाने वाला कर था। नोट कह रहा है कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई बड़ियम बाड़ी थी, जिसका अर्थ था कर। जिसका क्या अर्थ था? तो कर था। संगमकालीन शासक के पास पेशावर सैनिक होते थे तथा चतुरंगिनी होते थे, जो अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही सैनिक होते थे। ठीक है। और सेना के कप्तान को क्या कहा जाता था? तो एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के कप्तान को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। आगे देखेंगे। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। नोट कह रहा है संगमकालीन समाज के बारे में। तो अडनार है ब्राह्मण वर्ग। कौन है? अडनार ब्राह्मण वर्ग है। अरसर शासक वर्ग है। अर्थात शासक वर्ग है। बेगिनर व्यापारी वर्ग है। बेल्लाल कृषक वर्ग है। बेल्लाल कौन है? कृषक वर्ग है। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। तमिल में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। तमिल भूमि में इस काल में ब्राह्मण मांस खाते थे, तारी सूरा पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। जो समाज में क्या बुरा नहीं माना जाता था। ब्राह्मण क्या करता था? तमिल मतलब इस टाइम में तमिल मतलब संगम काल में ब्राह्मण क्या करता था? मांस भी खाता था, तारी मतलब शराब भी पीता था। और इस टाइम में समाज में ये बुरा नहीं माना जाता था। अरिकमेडु व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। कौन? अरिकमेडु प्रसिद्ध था। तथा चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। चोल वंश का अरिकमेडु एक प्रमुख बंदरगाह भी था। पेरीप्लस में अरिकमेडु को पेडाके कहा गया है। पेरीप्लस में अरिकमेडु जगह को क्या कहा गया है? तो पेडाके कहा गया है। सिंध से राजकुमारी तक 24 बंदरगाह का उल्लेख पेरीप्लस द एंथ्रासी यूनान लेखक की पुस्तक में मिलता है। सिंध से कन्याकुमारी, सिंध मतलब ऊपर से कन्याकुमारी नीचे तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख पेरीप्लस ऑफ एंथ्रासी यूनान लेखक की पुस्तक में मिलता है। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी। गायक के साथ नाचने वाली लेडीज होती थी, नर्तकियां, वो नाचती थी, जिसे पानर या विडेलियर कहा जाता था। पानर या विडेलियर कहा जाता था, नाचती थी लेडीज उसको। ठीक है। आगे संगम काल में कृषक को क्या कहें? तो बेल्लारी कहें। और उसके प्रमुख मतलब उसके जो प्रमुख थे बेलरी कहा जाता था उसके प्रमुख को। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कैडेसियर करते थे। कैडेसियर क्या करते थे? तो खेत मजदूर का काम निचले वर्ग के लोग कैडेसियर करते थे। एनियर शिकारियों की जाति थी। एनियर किसकी जाति थी? शिकारियों की जाति थी। मरगन यकी जवन लोग के निवास स्थान को कहते थे। मरगन यकी यवन लोगों के रहने वाले स्थान को कहते थे। ठीक है। संगम काल में चोल की समृद्धि का मुख्य कारण सुव्यवस्थित वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग की वजह से वो ना समृद्ध था, धनवान था। ठीक है। अब हम नोट देखेंगे कि सर्वप्रथम मानसून की खोज
हेपोलस हेपोलस ने किया था। किसने किया था मानसून की खोज? तो हेपोलस ने किया था। हेपोलस ने मानसून हवा के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी। बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि किसने खोजा था? तो हेपोलस ने, हवा के सहारे। और राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का 5 समूह परिषद में विभाजित था। तो राजा की हेल्प के लिए अधिकारी को 5 परिषदों में विभाजित किया गया था, जिन्हें 5 महासभा के नाम से जाना जाता है। इस तरफ है महासभा और इस तरफ है 5 गो परिषद। तो मंत्री का महासभा का नाम क्या था? तो अमेयचार कहते थे। मंत्री के महासभा को अमेयचार कहते थे। पुरोहित के महासभा को पुरोहितार कहते थे। सेना नायक की महासभा को क्या कहते थे? सेनापतियार कहते थे। दूत या राजदूत के महासभा को दूतार कहते थे। गुप्तचर के महासभा को और उरार कहते थे। उरार कहते थे किसको? तो गुप्तचर के महासभा को। अब हम कल 20 नंबर टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन के साथ। अगर मेरा वीडियो और मेरे प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।